हेलो एवरीवन, दिस इज सिजिल जोशी और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 2 वीडियो ऑफ चैप्टर नंबर 1 इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इसका जो फर्स्ट पार्ट का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आकर आप चेकआउट कर लेना, और जो नोट्स का लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में ही दे रखा है। ठीक है, तो आज जो हमारे यार कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बचे हुए जो थे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, डेमोग्राफिक कंडीशन, उसके साथ साथ हमारा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश रूल, तो ये कुछ टॉपिक जो हमारे बचे हैं उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं और ये चैप्टर हमारा A to Z कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, लेट्स गो। सबसे पहला जो हमारे पास टॉपिक आता है वो आता है डेमोग्राफिक कंडीशन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। इसमें हम लोग बेसिकली स्टडी करने वाले हैं वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन, यानी बर्थ रेट कितना था हमारा पॉपुलेशन का, डेथ रेट कितना था, पॉवर्टी कितनी थी, हेल्थ फैसिलिटीज कितनी अवेलेबल थी हमारी पॉपुलेशन के पास। तो उन सब फैक्टर्स या एस्पेक्ट्स को हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, राइट। सबसे पहला हमारे पास आता है हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट। बर्थ रेट मतलब नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न पर 1000 इन अ ईयर, यानी एक साल में कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, दैट्स इट, दैट इज बर्थ रेट। फॉर एग्जाम्पल समझ लो 1000 लोग एक जगह पे रहते हैं, आप एक साल बाद वापस वहां पहुंचे, वहां पे टोटल 1050 लोग हो गए, यानी 50 लोग या 50 बच्चे और पैदा हुए एक साल के अंदर 1000 लोगों में से, दैट विल बी कंसिडर्ड एज बर्थ रेट, राइट। डेथ रेट क्या होता है? नंबर ऑफ पीपल डाइंग पर 1000 इन अ ईयर, यानी 1000 में से कितने लोग मर जाते हैं एक साल के अंदर। सपोज कर लेते 1000 लोग रहते थे, उसमें से आप एक साल बाद वहां पहुंचे और मात्र 900 लोग बचे, यानी 100 लोग क्या हुए, मर गए। दैट मींस डेथ रेट कितना हो गया, 100, राइट। तो डेथ रेट और बर्थ रेट हमारा बहुत ज्यादा हाई था। बर्थ रेट कितना था 48 पर 1000 और डेथ रेट कितना था 40 पर 1000, यानी 1000 में से 40 लोग एक साल के अंदर मर जाते थे, राइट। तो ये हमारा था हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट। सेकेंड हमारा एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट मींस कि जो हमारी पॉपुलेशन है वो कितनी पढ़ी लिखी है, पूरी पॉपुलेशन में से कितनी परसेंटेज पॉपुलेशन हमारी पढ़ी लिखी है। ठीक है, तो इसमें हमारे उस टाइम पे कितनी थी, मात्र 16%, यानी पूरी पॉपुलेशन में से मात्र 16% लोग पढ़े लिखे थे, जिसमें से 7% थी फीमेल। जो 16% पढ़े लिखे थे उसमें से 7% थी फीमेल और बचे हुए मेल। यानी कि यहां पे हम बोल सकते हैं कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी होता था। क्यों? क्योंकि फीमेल की जो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन पढ़ी लिखी है वो कम है एज कंपेयर टू मेल, राइट। तो सबसे दूसरा पॉइंट हमें याद रखना है कि हमारा जो लिटरेसी रेट था उस बहुत ज्यादा कम था, जो कि 16% था, जिसमें से 7% फीमेल था। तीसरा है पुअर हेल्थ फैसिलिटीज, यानी उस टाइम पे जो हमारे डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं हो पाते थे और जो मेडिकल इंस्टीट्यूशंस थे वो उतने एडवांस नहीं थे, उतने डेवलप नहीं थे, फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं हो पाती थी। प्लस कुछ ही लोगों के पास वो अवेलेबल जो थी थोड़ी बहुत, वो भी कुछ ही लोगों के पास अवेलेबल हो पाती थी, जिस वजह से बहुत सारी डिजीजेस फैलती थी, जिसमें से एक डिजीज हमारी जो वाटर एंड एयरबॉर्न डिजीजेस होती थी वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी और जिस वजह से लोगों की डेथ हो जाती थी। तो कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं कि जो पुअर हेल्थ फैसिलिटीज की वजह से हमारा डेथ रेट भी बहुत हाई रहा उस टाइम पे। ठीक है, तो तीसरा में क्या रखना है कि हमारी पुअर हेल्थ फैसिलिटीज थी। फोर्थ आता है हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब कि कितने बच्चे एक साल का होने से पहले ही मर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझो एक बच्चा पैदा हुआ, वो एक साल का होने से पहले ही अगर मर जाए, दैट विल बी कंसिडर्ड एट इन्फेंट मोर्टेलिटी, राइट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मींस कि 1000 बच्चे अगर पैदा हो रहे तो उसमें से कितने बच्चे एक साल का होने से पहले ही मर जा रहे हैं, वो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, राइट। तो जो कि बहुत हाई था, 218 पर 1000 पहले था, अब कितना है 2011 में कितना था 44 पर 1000, यानी 1000 बच्चे अगर पैदा हो रहे हैं तो उसमें से 44 बच्चे एक साल का होने से पहले ही मर जाते थे, जो कि अभी अराउंड जो करंटली चल रहा है वो अराउंड 28 चल रहा है। ठीक है, तो हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई था। उसके बाद फिफ्थ है लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मींस द नंबर ऑफ ईयर अ पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू लिव, यानी कि हम एक एजम्पशन मान के चलते थे उस टाइम पे कि लोग इतने साल तक जीते थे। यहां पे पहले कितना था, लोग माना जाता था उस टाइम पे पहले कि 44 साल तक जिएंगे। अब ऐसा नहीं है कि 44 ईयर्स बोला तो कि जैसे ही उसका 44th बर्थडे आएगा वो टपक जाएगा, ऐसा नहीं होगा। बट हाँ, ये माना जाता था कि अगर तुम्हें कोई बीमारी नहीं हो रही, तुम्हारा कुछ एक्सीडेंट नहीं हो रहा, तो तुम 44 साल तक जियोगे ऑन एन एवरेज, जो कि अब कितना हो चुका है 68 ईयर्स। इसका एक रीजन ये भी है कि अब हेल्थ फैसिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं, बहुत एडवांस हो चुकी है, जिस वजह से जो हमारा क्या कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो उस टाइम पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज्यादा लो थी। लास्ट और सिक्स्थ हमारे पास आता है वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, यानी पॉवर्टी मतलब गरीबी, राइट। तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा पॉवर्टी फैली हुई थी और ऐसा माना जाता है कि उस समय जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था वो बहुत ज्यादा कम था, लेकिन इसका हमारे पास कोई एग्जैक्ट डेटा अवेलेबल नहीं है, राइट। तो हमारी बहुत ज्यादा पॉवर्टी थी ऐसा माना जाता है। तो ये 6 कैरेक्टरिस्टिक्स थी हमारी, ये कंडीशंस थी डेमोग्राफिक कंडीशन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, जो हमें याद रखनी है, राइट। तो ये हमारा है सबसे पहला हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट, सेकंड एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट, उसके बाद पुअर हेल्थ फैसिलिटीज, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। तो ये 6 हमने पढ़े डेमोग्राफिक कंडीशन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। नोट्स में ऑलरेडी दे रखा है, वहां से देख लेना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लास्ट इसमें मतलब 10th हमारे पास आता है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर।
ऑक्यूपेशन मतलब क्या होता है, जॉब, जो काम हम कर रहे हैं। तो उसका ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर मींस जो हम लोग इन्वॉल्व हैं वो कितने प्राइमरी सेक्टर में हैं, कितने सेकेंडरी सेक्टर में इन्वॉल्व हैं, कितने टर्शियरी सेक्टर में इन्वॉल्व है, तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं occupational structure. So it refers to the distribution of working population among primary, secondary and tertiary sector. प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? प्राइमरी सेक्टर होता है जहां पे हम नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हैं। जैसे कि सबसे बड़ा एग्जांपल इसमें जो मेजरली माना जाता है, एग्रीकल्चर हो गया, फार्मिंग हो गया, आपका फिशिंग हो गया, माइनिंग हो गया, यानी हम नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हैं और वहां से गुड्स ऑब्टेन करते हैं। दैट इज प्राइमरी सेक्टर। सेकंड होता है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर वो होता है जो प्राइमरी सेक्टर से हमने गुड्स ऑब्टेन करे होते हैं वो उसको कन्वर्ट करता है एक यूजफुल मैनर में या एक यूजफुल कमोडिटी में। फॉर एग्जांपल समझ लो, हमने एक शुगर केन लिया, ठीक है, हमने शुगर केन ऑब्टेन करा प्राइमरी सेक्टर से और उसको हमने कन्वर्ट कर दिया शुगर में, यानी कन्वर्ट करा किसने? सेकेंडरी सेक्टर में कन्वर्ट करा, ताकि वो एक यूजफुल कमोडिटी बन गई जो हम घर में पहुंचा सके। तो सेकेंडरी सेक्टर को हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं। इसीलिए थर्ड आता है लास्ट, टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर बोलते हैं। ये क्या करता है? सपोर्ट करता है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को। यानी कि सपोज कर लो आपने प्राइमरी सेक्टर में जो शुगर बनाई, सेकेंडरी सेक्टर में जो आपने शुगर बनाई, उसको ट्रांसपोर्ट भी तो करना होगा, राइट? तो इन सब फैसिलिटीज को प्रोवाइड करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को। इसमें क्या क्या आता है? बैंकिंग सर्विसेज, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, ये सब क्या होता है? टर्शियरी सेक्टर के अंदर आता है, ठीक है। तो ये होता है रिफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन। जो काम कर रही है पॉपुलेशन उसको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में डिस्ट्रीब्यूट करना है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, राइट? इसमें हमें दो ही चीजें याद रखनी है, दो कैरेक्टरिस्टिक जो उस टाइम पे थी। पहला, प्रीडोमिनेंस ऑफ प्राइमरी ऑक्यूपेशन। प्राइमरी ऑक्यूपेशन आप एक तरीके से समझ लो सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर की यहाँ पे मेजरली बात हो रही है, तो बहुत ज्यादा डोमिनेंस यानी मेजरली लोग उस पर डिपेंडेंट रहते थे उस टाइम पे, जो कि कितने ऑलमोस्ट 75% जो पॉपुलेशन थी वो डिपेंडेंट थी एग्रीकल्चर के ऊपर। इतना ही याद रखना है हमको, ठीक है। सेकंड, रीजनल वेरिएशन। रीजनल वेरिएशन बेसिकली क्या मतलब हो रहा है कि कुछ रीजन में तो क्या होता था, प्राइमरी ऑक्यूपेशन की डिपेंडेंस ज्यादा हो रही थी और कुछ रीजन में प्राइमरी ऑक्यूपेशन की डिपेंडेंस कम हो रही थी। यानी कुछ लोग कुछ रीजन में एग्रीकल्चर सेक्टर पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंस इंक्रीज हो रही थी और कुछ स्टेट्स या रीजन पे क्या हो रही थी, प्राइमरी ऑक्यूपेशन की जो डिपेंडेंस या एग्रीकल्चर की जो डिपेंडेंस थी वो कम होते जा रही थी। तो रीजनल वेरिएशन हमको देखने को मिल रहा था। जैसे कि सबसे पहला डिक्लाइन डिपेंडेंस किस किस स्टेट्स में हो रही थी वो पता होना चाहिए हमको। आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल। वेयरएज इंक्रीज जो डिपेंडेंस शो कर रहा था प्राइमरी ऑक्यूपेशन का वो था ओडिशा, राजस्थान और पंजाब, ठीक है। तो ये दो पॉइंट हमको याद रखना है, ठीक है। तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में हमें दो ही चीज याद रखनी है, दो कैरेक्टरिस्टिक जो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस थी। सबसे पहला प्रीडोमिनेंस ऑफ प्राइमरी ऑक्यूपेशन और सेकंड हमारा रीजनल वेरिएशन। ये दो एनसीईआरटी में दिए हैं, ठीक है। तो ये था हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, राइट। अब इसका आते हैं हमारे दो इंपॉर्टेंट टॉपिक। पहला है, इसको तो बहुत इंपॉर्टेंट रखो, मार्क कर लो इन दोनों को, बहुत इंपॉर्टेंट। यानी सीबीएसई ऐसा बोलता है ना, कुछ टॉपिक तो ऐसे हैं जो आप पढ़ के चल जाओगे, ये आते ही आते हैं, वो उनमें से ये एक टॉपिक है, ये दोनों, ठीक है। तो इसमें पहला है हमारे पास, फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस हमारा कंडक्ट करा गया था 1881 में। सेंसस मतलब क्या होता है भैया? सेंसस मतलब काउंट करना हमारी कंट्री की पॉपुलेशन कितनी है। आपने एक वो अगर एपिसोड देखा होगा तारक मेहता का, उसमें एक हुआ था जनगणना, जिसमें बोला गया था नहीं लोगों को क्या कर रहे थे, घर घर जाके क्या कर रहे थे, काउंट कर रहे थे पॉपुलेशन को, राइट। उसके साथ साथ क्या करना कि वो किस तरह की जॉब में इन्वॉल्व है, कितने मेल है, कितने फीमेल है, तो वो सब देखना, दैट इज सेंसस। तो सेंसस का बेसिक मतलब क्या होता है कि काउंट करना हमारी कंट्री की कितनी पॉपुलेशन है, अलॉन्ग विद कितने मेल है, कितने फीमेल है और किस किस तरह की वो जॉब कर रहे हैं, दैट इज सेंसस, दैट्स इट। तो हमारा फर्स्ट जो ऑफिशियली सेंसस जो काउंटिंग जनगणना करी गई थी वो करी गई थी 1881 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद से हर 10 साल बाद ये कंडक्ट करी जाती है। यानी आज पहली बार 1881 में हुई, फिर 10 साल बाद 1881, फिर 1891, फिर 1901, तो हर 10 साल के बाद रिपोर्ट कैलकुलेट करा गया था, ठीक है। तो याद रखना 1881 में। उसके बाद एक आता है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। कौन सा होता है? ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड होता है 1921, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसमें जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि व्हाई इज 1921 कंसिडर्ड एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। जो आपको लिख के आना है वो ये है कि बिकॉज आफ्टर 1921 इंडिया वेंट इनटू द सेकंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। अभी बताता हूं क्या है। तो हमको जो लिख के आना है वो ये है, 1921 इज कंसिडर्ड एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बिकॉज आफ्टर 1921 इंडिया वेंट इनटू द सेकंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। मतलब कि समझो क्या हुआ था ना कि 1921 जो था उससे पहले जो हमारी पॉपुलेशन थी, जो हमारी पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट हो रही थी वो कभी बढ़ रही थी, कभी कम हो रही थी, मतलब बहुत ज्यादा अनइवन हो रही थी, कभी बढ़ रही थी पॉपुलेशन, कभी कम हो रही थी। लेकिन 1921 के बाद पॉपुलेशन कंटिन्यूअसली हमारी ग्रो ही करी, राइट। तो इसको हमने बोला फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन।
और इसको हमने बोला सेकंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। तो जब फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में इसलिए पहुंचा, इसलिए हमने इसको ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोला। 1921 से पॉपुलेशन पहले बहुत ज्यादा अनइवनली ग्रो कर रही थी, कभी बढ़ रही थी, कभी कम हो रही थी, लेकिन 1921 के बाद कॉन्टिन्यूसली ये राइज ही करी। दैट्स वाई इट इज नोन एज ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। जो हमको लिख के आना है वो ये है क्योंकि सेकंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में हम लोग पहुंच गए थे। ठीक है, तो ये था हमारा यार कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। हमारा जो लास्ट बचा है 2 टॉपिक्स, 2 हेडिंग्स और बची हैं, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तब तक आप इसको नोट कर लो, मैं आता हूं 2 सेकंड में। अब हमारे जो लास्ट टॉपिक्स बचे हैं उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास बचा है इंफ्रास्ट्रक्चर ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। उसके बाद सेकंड में पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस ब्रिटिशर्स ने हमारी इकोनॉमी में क्या करे, और लास्ट हमारा स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में हमारी इकोनॉमी एट द एंड थी कैसी, वो हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हो। इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग 4 चीजें देखने वाले हैं, रोड्स, रेलवेज, वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन। ठीक है, सबसे पहले रोड्स की अगर हम बात करें तो रोड्स बिल्कुल भी सेटिस्फैक्टरी नहीं थी। जो रोड्स बनाई गई थी बिल्कुल सेटिस्फैक्टरी थी, और मेन पर्पस क्या रहता था रोड बनाने का, कि ब्रिटिशर्स क्या कर सके, रॉ मटेरियल सप्लाई कर सके फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी कंट्री में एक जगह से दूसरी जगह पे रॉ मटेरियल सप्लाई कर सके। सेकेंडली जो आर्मी पीपल होते हैं, जो आर्मी मैन होते हैं, उनको भी एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सके, शिफ्ट कर सके या मोबिलाइज कर सके। तो वो मेन रीजन रहा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी ना, जो इन्हें रोड्स बनाई थी वो ऑल वेदर रोड्स नहीं थी, यानी अगर बारिश का मौसम आता था तो रोड्स खराब हो जाती थी, हर मौसम में वो रोड नहीं टिक पाती थी। जब नॉर्मल मौसम होता था तब तो सही चलती थी, जब आंधी तूफान बारिश वगैरह मौसम आता था तो क्या होता था, रोड्स बह जाती थी। तो बहुत पुअर क्वालिटी की रोड्स वहां पे अवेलेबल थी। तो रोड्स की सिचुएशन ये थी कि वो बिल्कुल भी सेटिस्फैक्टरी उस टाइम पे नहीं था। सेकेंड है रेलवेज। देखो आपसे पूछा जाएगा व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन डन बाय द ब्रिटिशर्स, तो आप लिख के आओगे रेलवेज, क्योंकि रेलवेज सबसे इंपॉर्टेंट माना गया था जो कंट्रीब्यूशन, और सबसे बढ़िया माना गया था कंट्रीब्यूशन ब्रिटिशर्स का। ठीक है, रेलवेज इंट्रोड्यूस कब हुआ था, रेलवेज इंट्रोड्यूस हुआ था 1850, और पहली बार चला कब था, पहली बार चला था 1853, बॉम्बे से लेके थाने तक, यानी इंट्रोड्यूस 1850 में हुआ, लेकिन चली पहली बार 1853 में। कहां से, बॉम्बे से लेके थाने तक। ठीक है, उसके बाद इट रिमूव द ज्योग्राफिकल बैरियर, यानी यार ऑब्वियस बात है, इतनी बड़ी कंट्री है, उसका ज्योग्राफिकल बैरियर नहीं थी, डिस्टेंस का जो बैरियर रहता था वो सब इसने रिमूव कर दिया, बिकॉज अब हम कहीं भी जा सकते हैं रेलवेज के थ्रू। तो ये इसने ज्योग्राफिकल बैरियर को हटा दिया। उसके बाद इसने क्या करा, चेक ऑन फेमाइन, यानी कि जब फेमाइन मतलब क्या होता है, जब भूखमरी आती है, यानी लोगों के पास खाने की जगह नहीं होती, मतलब उनके पास खाना नहीं होता, वो मर रहे होते स्टारवेशन से, हंगरनेस की वजह से। तो उस जगह तक, जहां जिस एरिया में फेमाइन आया वहां तक क्या करता था, चीजें, फूड आइटम्स अब सप्लाई करता था, जो भी गुड्स वहां पे चाहिए होते थे वो सब चीजें सप्लाई करता था। तो जितने भी फेमाइन होती थी उस पर चेक रखता था कि कुछ गलत ना हो, ठीक है, सब तक खाना पहुंच जाए। तो उसके लिए भी रेलवेज ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल पे यहाँ पे करा। ठीक है, तीसरा हमारे पास है एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। देखो एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल भी सेटिस्फैक्टरी, ये भी बिल्कुल सेटिस्फैक्टरी नहीं था। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने बहुत ट्राई करा था कि हम इसको बेटर डेवलप करने की कोशिश करें, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन उन्होंने ये करा था कि उन्होंने कोस्ट कैनाल बनाई थी ओडिशा कोस्ट में। उसमें बहुत पैसा भी लगाया था इन्हें, जो चलेगी उससे एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, लेकिन उसमें इतना पैसा लगाने के बाद भी जो उससे रिजल्ट हमको मिला या जो वो था वो बहुत ही कम था, इसलिए ये एक फ्लॉप माना गया था। तो ये जो इन्हें बनाई थी कोस्ट कैनाल, वो एक फ्लॉप कंट्रीब्यूशन माना गया था। अब पहली बार प्लेन, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहली बार प्लेन चलाया किसने था, एक जगह से दूसरी जगह, टाटा एयरलाइंस के थ्रू, जो थे JRD टाटा। 1932 में ने पहली बार फ्लाइट लॉन्च करी थी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। राइट, तो ये हमें याद रखना है, एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट की कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फैक्टरी नहीं थी। उसके बाद फोर्थ हम बात करें कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन मतलब यार आपको पता है एक जगह से दूसरी जगह आपको मैसेज भेजना है तो कम्युनिकेशन, उसी को हम लोग बोलते हैं। तो उस टाइम पे सबसे 2 इंपॉर्टेंट फेमस जो रहते थे कम्युनिकेशन के सोर्सेज, वो थे पोस्ट और टेलीग्राफ। पोस्ट मतलब कि वो नहीं होता जो पोस्ट ऑफिस हो गया, चिट्ठी डाली चिट्ठी जाती है, वो सब वाला पोस्ट रहता है। और टेलीग्राफ क्या होता है, टेलीग्राफ यार एक मशीन होती है जो वायर से कनेक्टेड होती थी उस टाइम पे, और वो एक जगह से दूसरी जगह मैसेजेस को ट्रांसमिट करती थी, जो कि अब टेलीग्राम बन चुका है। ठीक है, तो ये दोनों बहुत ज्यादा फेमस थे। अगर हम बात करें पोस्ट ऑफिस की, जो पोस्ट के जो लेटर्स होते थे वो बहुत ज्यादा इनएडुकेट थे, बिल्कुल भी सही रिजल्ट नहीं दे पाए। ठीक है, उसके बाद उन्हें इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ डेवलप करा गया था, जिससे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो सके पूरी हमारी कंट्री में। इसी टेलीग्राफ को फिर उन्हें इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ में कन्वर्ट कर दिया था। तो चौथा हमारे पास लास्ट क्या था, कम्युनिकेशन। तो ये था हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल। ओके, अब हम लोग पढ़ लेते हैं व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन या पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस डन बाय द ब्रिटिश रूल। पहली बात तो ये है कि जो भी इन्हें पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करा है, इनका इंटेंशन कभी भी ये नहीं रहा है हमारी जो कंट्री है उसको पॉजिटिव रखने के लिए या फिर हमारी कंट्री के लिए कुछ अच्छा करने के लिए। उनका सिर्फ एक पर्पस रहा है, अपनी इकोनॉमी बढ़ाते रहो। उसकी वजह से थोड़े हमारे पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन निकल के आ गए, उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड गेन प्रोडक्शन। यार हम लोगों को कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के लिए फोर्स करा था। चलो उन्हें फोर्स करा कि तुम क्रॉप्स उगाओ और मार्केट में बेचो। तो अब ऑब्वियसली बात है, हम क्रॉप ज्यादा उगा रहे हैं और ज्यादा उगा रहे हैं तो हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए। पहले तो चलो जबरदस्ती ही सही, लेकिन उगाई तो ज्यादा तो उगाई, भले ही बेचने के लिए उगाई, तो ज्यादा क्रॉप्स उगाई तो हम सेल्फ सफिशिएंट रहे। हमें कभी भी ऐसा भुखमरी देखने को नहीं मिली। फूड गेन्स अच्छा खासा हमारा प्रोडक्शन हो गया ड्यू टू कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, भले ही जबरदस्ती करवाया हो। लेकिन सेकंड, बेटर मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ऑब्वियसली बात है, रेलवेज, रोड्स वगैरह इतना बढ़िया सोर्स बन गया था ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से दूसरी जगह आप जा सकते थे, सारे वो ज्योग्राफिकल बैरियर्स ने ब्रेक कर दिया था, बेटर मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट।
थर्ड था चेक ऑन फेमाइंस, जो हमने डिस्कस करा, जिस जगह पे भुखमरी आती थी वहां तक क्या करते थे, रेलवेज और रोड्स क्या करते थे, वहां तक गुड सप्लाई करते थे, खाने के आइटम सप्लाई करते थे, तो जितने भी फेमाइन वाली एरिया थे वहां पे चेक कर सकते थे कि वो सब सही है या नहीं है। ठीक है। फोर्थ हमारे पास था शिफ्ट टू मॉनेटरी इकोनॉमी। आपको पता होगा इससे पहले हम बार्टर एक्सचेंज में चलते थे, यानी बार्टर एक्सचेंज क्या होता है, जब आप गुड्स के बदले में गुड्स एक्सचेंज करो, 1 किलो राइस के बदले में आप 1 किलो आलू ले रहे हो, तो वो क्या है, बार्टर। इनने क्या करा, हमको शिफ्ट करवाया कि बॉस ये चीज गलत है, मतलब हमने उनसे कंट्रीब्यूशन ये लिया कि हमने अपने आप को शिफ्ट कर लिया मॉनेटरी पैसों के टर्म्स में, क्योंकि ऑब्वियसली बात है यार, बार्टर सिस्टम इज नॉट यू कैन से बहुत अच्छी चीज नहीं है, बिकॉज कौन कितनी क्वांटिटी देगा उसके बदले में उसको कितनी क्वांटिटी मिलेगी, वो तो बिल्कुल एक अनजस्टिस हो जाता था। ठीक है। तो उन्हें क्या करा, मॉनेटरी इकोनॉमी में यानी हमें बार्टर एक्सचेंज से पैसों के टर्म्स में लाना, यानी पैसों में लेन देन करना हमको सिखा दिया, जो कि एक अच्छी चीज है। राइट। उसके बाद लास्ट हमारा इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। यार उनने हमको ये सिखाया कि एडमिनिस्ट्रेशन करते कैसे हैं, चीजें कैसे चलाते हैं, किस तरीके से शासन करते हैं। तो उनसे हम एक लेगेसी ले पाए, जिस दिन हमारी इकोनॉमी को उन्हें छोड़ा था, उनसे एक लेगेसी लेकर कि यार हमारी इकोनॉमी कैसे चलेगी, हम कैसे लोगों पे राज करते हैं, कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और ऑफिसेस हम मेंटेन करके चलते हैं, सब कुछ उन्हें हमें एक रेडीमेड प्रिपेयर करके दे दिया, जिसकी बेसिस पर अपनी कंट्री अभी भी चला रहे हैं। ठीक है। तो ये 5 हमारे पास है, सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड एंड प्रोडक्शन, सेकंड बेटर मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, थर्ड चेक ऑन फेमाइन, फोर्थ शिफ्ट टू मॉनेटरी इकोनॉमी, और लास्ट हमारा इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। ठीक है। अब हमारा जो आता है लास्ट, स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी जिस शाम को हमको आजादी मिली उस टाइम पे हमारी कंट्री की क्या सिचुएशन थी। ठीक है। तो उसको हम 6 कैरेक्टरिस्टिक्स से पढ़ने वाले हैं। पहला है कॉलोनियल इकोनॉमी। ऑलरेडी हमको पता है कि यार जो इंडिया थी वो ब्रिटेन की कॉलोनी थी, और ऑलमोस्ट 200 साल उन्होंने हमें एक्सप्लॉइट करा कॉलोनी बना के। तो इसमें किस किस तरीके से उन्होंने कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन करा। सबसे पहला ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि हम लोग जो एक्सपोर्ट करते थे रॉ मटेरियल्स, उसका जो पैसा आता था हम तक नहीं पहुंचता था, वो ब्रिटिशर्स अपनी इकोनॉमी के लिए यूज करते थे, तो हमारी ड्रेन करा हमारी इंडियन वेल्थ को, कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन करा। सेकेंडली उन्हें कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर भी करा, ताकि इंडिया क्या बन जाए, ब्रिटेन की कॉलोनी बन जाए। यानी हम फूड क्रॉप्स की जगह कैश क्रॉप्स प्रोड्यूस करने लग गए थे, जो हमें नहीं चाहिए थी, जो चाहिए थे ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज को, उनकी फ्लरिशिंग इंडस्ट्रीज को। यानी हम उनके गुलाम बनते जा रहे थे, और वो चाहते थे कि इंडिया हमारी क्या बन जाए, कॉलोनी बन जाए। ठीक है। तो 200 साल तक उन्होंने ऑलमोस्ट हमें कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन हमारा कर दिया था, और हमारी हालत बहुत खराब हो चुकी थी, और उसका जो इंपैक्ट था, जो भी उन्होंने हमारे साथ था, वो अभी बिल्कुल साफ झलक रहा था, और बहुत बुरी सिचुएशन हो चुकी थी ड्यू टू कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है। तो पहला था कॉलोनियल इकोनॉमी। सेकंड हमारा था सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। सेमी फ्यूडल इकोनॉमी, इसमें जो टर्म आ रहा है फ्यूडल, उसका मतलब क्या है, फ्यूडल मतलब होता है टेनेंट और लैंडलॉर्ड का रिलेशनशिप। लैंडलॉर्ड कौन होता है, जिसकी जमीन होती है, टेनेंट कौन होता है, जो उस पर काम कर रहा होता है। ठीक है। तो उनके बीच का रिलेशन को हम फ्यूडल बोलते हैं। तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 2 तरीके से हमारे इंट्रोड्यूस हुआ था सिस्टम, 2 इंट्रोड्यूस हुए थे सिस्टम, जिसमें से फ्यूडल सिस्टम जो पहले से चला रहा था, यानी टेनेंट और लैंडलॉर्ड का रिलेशन, जिसमें लैंडलॉर्ड टेनेंट को बहुत तरीके से एक्सप्लॉइट करते थे, बहुत ज्यादा हाई चार्जेस प्राइस काम करने के लेते थे उनसे, और इस वजह से बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन हमको देखने को मिला। तो इस रिलेशन को क्या बोला हमने, फ्यूडल सिस्टम। राइट। और दूसरा हमारा इंट्रोड्यूस हुआ था कैपिटलिस्ट सिस्टम। कैपिटलिस्ट सिस्टम क्या होता है, उस टाइम पे जो इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस जब थी, तो नई नई इंडस्ट्री डेवलप होना स्टार्ट हो गई थी, यानी अलग अलग प्राइवेट वेंचर्स वहां पे डेवलप होने लगे थे। तो उसने किसी तरीके से 2 क्लासेस को प्रोड्यूस कर दिया था। एक थी कैपिटलिस्ट, यानी जो एक्चुअल में वहां का मालिक है कैपिटलिस्ट, और दूसरा उसका लेबर, जो उसके वहां काम कर रहा है। तो ये 2 सिस्टम हमारे इंट्रोड्यूस हुए थे। एक जो पहले से चला आ रहा था फ्यूडल सिस्टम, जिसमें लैंडलॉर्ड और टेनेंट का रिलेशनशिप होता था, जिसमें लैंडलॉर्ड टेनेंट को बहुत एक्सप्लॉइट करता था। दूसरा उसी शाम को, उसी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, कैपिटलिस्ट सिस्टम चालू हुआ, जिसमें प्राइवेट वेंचर्स चालू हो गए, जिसमें रिलेशन बन चुका था एक कैपिटलिस्ट और लेबर का, जिसमें कैपिटलिस्ट क्या होगा, ओनर होगा, और लेबर क्या होगा, जो उसके लिए काम करेगा उसकी फैक्ट्री या उसकी प्राइवेट कंपनी में। ठीक है। तो इस तरीके से सेमी फ्यूडल इकोनॉमी थी। यानी अब हमने इसको सेमी फ्यूडल क्यों बोला, क्योंकि ना तो ये पूरी फ्यूडल थी, ना तो ये पूरी कैपिटलिस्ट थी, तो दोनों का मिक्सचर था। तो दोनों की इसमें क्या थी, कैरेक्टरिस्टिक्स इनहेरिट हो रही थी। दैट्स व्हाई उस टाइम पे हमारी इकोनॉमी एट दैट पॉइंट सेमी फ्यूडल हो चुकी थी, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। राइट। थर्ड है स्टेगनेंट इकोनॉमी। ऑलरेडी बताया था, स्टेगनेंट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी है जो बहुत कम रेट से ग्रो करे, दैट विल बी कॉल्ड एज अ स्टेगनेंट इकोनॉमी। सो इट इज अ इकोनॉमी विच इज ग्रोइंग एट अ वेरी लो रेट। और हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, जो हमारा एग्रीगेट रियल आउटपुट उस टाइम पे चल रहा था, वो 2% पर एनम से भी कम में ग्रो कर रहा था। सिमिलरली पर कैपिटा इनकम की जो ग्रोथ हो रही थी, वो 0.5% पर एनम से के तक हो रही थी। ठीक है। तो हमारी बहुत ज्यादा एक स्टेगनेंट इकोनॉमी थी, ग्रो नहीं कर रही थी बहुत अच्छे रेट से, बहुत स्लो रेट से ग्रोथ कर रही थी। फोर्थ था बैकवर्ड इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी बहुत ज्यादा पिछड़ी थी यार, ऑब्वियसली बात है, ये सब रीजन समझो हमने ऑलरेडी पढ़े। हमारी लो प्रोडक्टिविटी थी, हमारा बर्थ रेट बहुत हाई रहता था, हमारा जो पर कैपिटल इनकम था वो बहुत ज्यादा हाई रहता था। ठीक है। पर कैपिटल इनकम कम रहता था, इलिटरेसी बहुत ज्यादा थी, हेल्थ फैसिलिटीज अवेलेबल। तो ये सब क्या एक बैकवर्ड इकोनॉमी तो शो कर रहा है। तो उस टाइम पे हमारी बैकवर्ड इकोनॉमी थी। ये 4 हम पॉइंट्स लिख के आने हैं। फिर आता है डिप्लीटेड या डेप्रिशिएटेड इकोनॉमी। डिप्लीटेड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहां पे जो उनके फिजिकल एसेट्स के लिए कोई अरेंजमेंट नहीं बनाई जाती है, जब वो क्या हो जाएंगे, डेप्रिशिएट हो जाएंगे। यानी आपने एक मशीन रखी है, वो आप उसको यूज करोगे तो ऑब्वियसली बात है वो खराब हो जाएगी। तो कोई भी अरेंजमेंट्स नहीं बनाए हैं हमने उसको रिप्लेस करने के लिए, उसको हम बोलते हैं डिप्लीटेड इकोनॉमी। उस इकोनॉमी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिप्लीटेड इकोनॉमी।
ठीक है। तो ब्रिटिशर्स ने यार वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे क्या करा, हमारी इंडस्ट्रीज को बहुत ओवर कैपेसिटी के साथ काम करवाया, क्योंकि उनको वॉर लड़नी थी और उनको टूल्स चाहिए रहते थे, मशीन चाहिए रहती थी, चीजें चाहिए रहती थी, तो हमें एक्स्ट्रा काम कराया, हमारी कैपेसिटी से ज्यादा काम कराया, जिस वजह से हमारी वहां की जो इंडस्ट्रीज की मशीन्स थी, जो प्लांट्स थे, वो फूक गए थे या बहुत डेप्रिशिएट हो गए थे ना, हमने एक्सेसिव यूज कर दिया था। लेकिन जब वो गए उनसे पहले उनने हमारी इकोनॉमी को डेप्लीट कर दिया, यानी कोई अरेंजमेंट्स नहीं बना के गए जिससे हम उन जो इंडस्ट्रीज के प्लांट एंड मशीनरी थी उसको रिप्लेस करा सके। तो क्या हो गया, डेप्रिशिएटेड या डेप्लेटेड इकोनॉमी, डिप्लेटेड इकोनॉमी यानी वो इकोनॉमी जिसमें कोई भी अरेंजमेंट्स नहीं होंगे, अपनी जो मशीन्स है, जो फिजिकल एसेट्स है, उसको रिप्लेस कराने के लिए कोई अरेंजमेंट्स नहीं थे। फिर लास्ट हमारा आता है एम्प्यूटेटेड इकोनॉमी। एम्प्यूटेटेड का मतलब होता है डिवाइड, यानी एम्प्यूटेटेड इकोनॉमी मतलब कि उस टाइम पे जब ब्रिटिशर्स गए थे तो उन्होंने 2 डिवाइड एंड रूल पॉलिसी फॉलो कर दी, यानी हमारी कंट्री को बांट दिया था। आपको पता है उस टाइम पे जब इंडिपेंडेंस मिली तो कंट्री बढ़ गई थी, इंडिया पाकिस्तान में सब बढ़ गई थी। तो क्या हुआ, उनने पूरी हमारी कंट्री को पूरा बांट दिया डिवाइड एंड रूल करके, ठीक है। तो इंडिया और पाकिस्तान जैसी 2 कंट्रीज वहां पे फॉर्मुलेट कर दी। अब इससे 2 प्रॉब्लम निकल के आई। पहली प्रॉब्लम तो ये हुई, जो पाकिस्तान के जो रेफ्यूजीज थे, जो इंडिया आना चाहते थे, उनको वहां पे अपनी कंट्री में लाना, उनको सब कुछ देखना, वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बन गया था। सेकेंडली, मैंने बताया था आपको एक पॉइंट कि जो जूट प्रोड्यूसिंग एरिया था, जहां पे जूट की कंडीशंस बहुत अच्छी थी, वो पाकिस्तान के पास चला गया था, जिस वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। एट दैट पॉइंट भी हम बहुत प्रॉब्लम में थे जब हमें इंडिपेंडेंस मिल रही थी, एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये थे हमारे 6 कैरेक्टरिस्टिक या स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट आता है कमेंट कर देना। दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। नोट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर चेकआउट कर लेना। तो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो यार। आप तब तक इसको नोट कर लो, जो भी करना है स्क्रीनशॉट ले लो। मैं जाता हूँ फिर। ओके बाय।